देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपन को 5वें नंबर का अपन जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्या है, किस अपवर्तनांक रूट ऑफ 3 वाले, पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें अपवर्तनांक मैंने क्या लिया था 1.414 यानी कि रूट ऑफ 2। अब दे रहे हैं अपवर्तनांक रूट ऑफ 3। अपवर्तनांक रूट ऑफ 3 वाले कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है। यानी कि अब जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं वो दो जो क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं उनका मिक्स हो गया, यानी कि दोनों को मिलाकर के बनाया हुआ क्वेश्चन हो गया एक तरह से। अपवर्तनांक रूट ऑफ 3 वाले कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण इसके अपवर्तक कोण के बराबर है, तो बताइए प्रिज्म कोण कितना है, ये क्वेश्चन हुआ। तो देखिए ये अपनी बुक का एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोल्ड एग्जाम्पल है। क्वेश्चन क्या है, अपवर्तनांक रूट ऑफ 3 वाले कांच के प्रिज्म का अपवर्तक कोण, अपवर्तनांक रूट ऑफ 3 वाले कांच के प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। अपवर्तनांक रूट ऑफ 3 वाले कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण अपवर्तक कोण के क्या है, बराबर है। अपवर्तनांक रूट ऑफ 3 वाले कांच के प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। कैसे कह दीजिए आप, तो आपको प्रिज्म कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। बराबर है प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे प्रिज्म कोण का मतलब अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण कह दें या अपन उसे प्रिज्म कोण कह दें, बात एक ही है। तो देखिए क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे, ये हल देखें। अपवर्तनांक रूट ऑफ 3 वाले यानी म्यू दिया हुआ है, न्यूनतम विचलन कोण भी दिया हुआ है, तो चलो वैल्यूज पहले लिख लें। म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 लिख दिया आपने। अपवर्तक कोण और न्यूनतम विचलन कोण बराबर है, यानी कि डेल एम इज इक्वल टू ए है और ए की वैल्यू आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और प्रिज्म कोण ए का मान ज्ञात करना, यानी ए के क्वेश्चन में दो ज्ञात हो जाएंगे, ए ज्ञात हो गया तो न्यूनतम विचलन कोण भी ज्ञात हो गया। अब देखिए कैसे अपन इस वैल्यू को निकालते हैं। ये आपके पास फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला हो गया, सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसी से अपन हल कर रहे हैं, और इसकी डेरिवेशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां अब आप देखें वैल्यू रखें, म्यू की वैल्यू है रूट ऑफ 3, साइन ए की वैल्यू क्या है आपके पास, डेल एम के इक्वल या डेल एम को ए के इक्वल, तो आप क्या करेंगे, ए को ए रहने दें, डेल एम को भी क्या कर दिया मैंने, ए कर दिया, जो वैल्यू दी है वही रखेंगे आप, अपॉन में 2। फिर देखिएगा साइन ए अपॉन में 2। अब इसकी मैथ को सोल्व करते जाएं, रूट ऑफ 3 यहाँ क्या हो जाएगा, ये वही पिछले क्वेश्चन जैसे स्टेप आ गई, a प्लस ए 2a, तो 2a अपॉन में 2 मीन्स साइन a, और साइन a बाई 2। ध्यान रहे पिछले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला बना दिया था एक तरह से, म्यू इज इक्वल टू कोस a बाई 2। आप चाहते तो डायरेक्ट उस फॉर्मूले को भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू 2 कोस a बाई 2, बिल्कुल वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है, बस उसकी वैल्यूज चेंज हैं। फिर देखें आप वही फॉर्मूला कि साइन ए को मैं क्या कह सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। तो फिर से मैं लिख देता हूँ, चूंकि साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2
कोस ए बाई टू, चूंकि साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू, ये अपने पास फॉर्मूला है, इसलिए रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू, उस क्वेश्चन में तो क्या था, म्यू के लिए बनाया था, यहाँ म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, फिर आप इसे लिख देंगे साइन ए का मीन्स 2 साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू अपॉन में साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। फिर देखिएगा अब आपके पास स्टेप आ गई है उसी क्वेश्चन की तरह, रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 cos a बाई टू। बिल्कुल याद करो उस इक्वेशन में इक्वेशन क्या थी, म्यू इज इक्वल टू 2 cos a बाई टू, ये अपने पास इक्वेशन थी। तो यहाँ आप सीधा उस फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते थे, मैंने बताया म्यू की वैल्यू रूट ऑफ 2 रख दो, 2 है ये, कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जैसा अपन अभी इसमें निकालेंगे वैल्यू इसकी। इसी इक्वेशन को आप कह सकते हैं कोस ए बाई टू इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 बाई टू। बिल्कुल 2 को इधर ले आए आप। अब रूट ऑफ 3 बाई टू को कोस के फॉर्म में चेंज करना है ताकि कंपेयर हो सके। तो देखें कोस ए बाई टू, इसको कह सकते हैं आप रूट ऑफ 3 का मीन्स कितना है, कोस 30 डिग्री, और अगर साइन होता तो साइन 30 की वैल्यू की जगह क्या लिखते, फिर अपन इसे साइन 60, क्योंकि साइन 60 रूट ऑफ 3 बाई टू, या कोस 30 है रूट ऑफ 3 बाई टू। कंपेयर किया तो आपके पास आ गया a बाई टू इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी a इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेम वही वापस से क्वेश्चन अपने पास रिपीट हो गया। तो इस तरह से अपन ने जो प्रिज्म की जो डेरिवेशन की थी उस पर आधारित अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। पाठ्य पुस्तक के अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लिए हैं। पाठ्य पुस्तक का जो सोल्व्ड एग्जाम्पल था वो भी अपन ने इसमें सोल्व कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो है वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण होता क्या है, इसका मतलब होता है जब श्वेत प्रकाश या मिश्रित प्रकाश यानी जो 7 रंगों से मिलकर के बना है वो किसी प्रिज्म में से गुजरता है तो वह अपने अवयवों अर्थात 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को ही कहते हैं वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण यानी कि डिस्पर्शन। तो देखिए उसको और अपन जानते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ रहे हैं वो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट ये है क्या। अभी मैंने बताया कि जब श्वेत प्रकाश या मिश्रित प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरता है तो वह अपने अवयवों यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ, ये आपके पास कोई ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म का परिच्छेद है ABC।
यहाँ इसके ऊपर ये कोई श्वेत प्रकाश आपतित हो रहा है, इसको जाना ऐसे चाहिए था। अगर प्रिज्म नहीं आता इसके पथ में तो ये प्रकाश की किरण ऐसे ही जाती, बिल्कुल, क्योंकि इसका अपवर्तन नहीं होता, प्रकाश का संचरण ऋजुरेखीय पथ के अनुदिश होता है। ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ये है श्वेत प्रकाश, ये अपने पास श्वेत प्रकाश है, लेकिन यहाँ इसका क्या होता है, अपवर्तन होगा। और ये यहाँ पर अपने अवयवों, श्वेत प्रकाश के अवयव क्या है, 7 रंग, क्योंकि 7 रंगों से मिलकर के श्वेत प्रकाश बना है। तो देखिए यहाँ इसका इस तरह से 7 भागों में विभक्त हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 कलर के अंदर इस तरह से ये क्या हो गया, प्रकाश डिवाइड हो गया। इन 7 कलर्स में जब डिवाइड हो गया है, यही फिनोमिना क्या था, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब देखिए जिस तरह से वहाँ अपवर्तन हो रहा था प्रकाश का, वैसे ही अपवर्तन आप यहाँ शो करेंगे। ये इस तरह से 7 कलर, और ये जहाँ जिस पर्दे पर प्राप्त हो रही हैं वो इस तरह से पर्दा। तो देखिए ये इनकी डायरेक्शन बनाना ना भूलें। ये घटना ही प्रकाश का क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाती है। यानी प्रकाश का अपने अवयवों यानी 7 रंगों में विभक्त होने की जो घटना है, यही वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण है। तो देखिए इसमें परिभाषा कैसे क्या लिखेंगे अपन, जब श्वेत प्रकाश या आप इसे कह दें मिश्रित प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश यानी मिश्रित प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरता है तो वह अपने अवयवों का मतलब 7 कलर्स, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इस परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण की घटना के द्वारा जो अपन को ये रंगीन पट्टी जो पर्दे के ऊपर प्राप्त हो रही है, इस रंगीन पट्टिका को ही कहा जाता है वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम। तो देखिए प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एवं पर्दे पर प्राप्त रंगीन पट्टिका को
एवं पर्दे पर प्राप्त रंगीन पट्टिका को वर्णक्रम या इसे आप कह सकते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। एवं पर्दे पर प्राप्त रंगीन पट्टिका को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखिए इस वर्णक्रम में वर्णक्रम का जो भाग अपन को दिखाई देता है उसे अपन दृश्य भाग कहते हैं, जो कि लाल रंग से बैंगनी रंग तक होता है। लेकिन इस दृश्य भाग के अलावा भी स्पेक्ट्रम का भाग होता है, उसे कहते हैं अदृश्य स्पेक्ट्रम। जो क्रमशः लाल रंग से परे का भाग है वो तो हो गया अवरक्त क्षेत्र, और जो बैंगनी रंग से परे का भाग है वो हो गया पराबैंगनी। तो देखिए मैंने क्या कहा, प्राप्त रंगीन पट्टिका को वर्णक्रम कहते हैं। इस वर्णक्रम का जो भाग दिखाई देता है उसे दृश्य वर्णक्रम कहते हैं। इस वर्णक्रम का जो भाग दिखाई देता है उसे दृश्य वर्णक्रम कहते हैं। जो कि बैंगनी रंग से लाल रंग तक होता है। जो कि बैंगनी रंग से लाल रंग तक जो कि बैंगनी रंग से लाल रंग तक होता है। बैंगनी रंग से परे का भाग पराबैंगनी, और लाल रंग से परे का भाग अवरक्त क्षेत्र होता है, जो दिखाई नहीं देता है। वर्णक्रम का बैंगनी रंग से परे भाग एवं लाल रंग से परे भाग, वर्णक्रम का बैंगनी रंग से परे भाग एवं लाल रंग से परे भाग क्रमशः पराबैंगनी व अवरक्त भाग कहलाता है, जो कि अदृश्य वर्णक्रम का भाग है। तो देखिए अपन ने इसमें परिभाषा जानी और कुछ अच्छी बातें भी जान ली। इसके साथ साथ क्या है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब श्वेत प्रकाश अर्थात मिश्रित प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरता है तो वह अपने अवयवों यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एवं पर्दे पर प्राप्त रंगीन पट्टिका को वर्णक्रम कहते हैं। इस वर्णक्रम का जो भाग दिखाई देता है उसे दृश्य वर्णक्रम कहते हैं, जो कि बैंगनी रंग से लाल रंग तक होता है। वर्णक्रम का बैंगनी रंग से परे भाग एवं लाल रंग से परे भाग क्रमशः पराबैंगनी
वह अवरक्त भाग कहलाता है, जो कि अदृश्य वर्णक्रम का भाग है। तो ये अपन ने इसमें परिभाषा जानी। अब एक चीज़ और अपन इसमें जानते हैं कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। देखिए विचलन कोण आप देख सकते हैं, अगर इनको अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ ये जो कोण बनता है ये विचलन कोण बन रहा था आपके पास, जो अपन ने पिछली डेरिवेशन में देख ली थी। तो अब देखो इसके अंदर जो विचलन है वो किस रंग के लिए न्यूनतम होगा और किस रंग के लिए अधिकतम होगा, इस चीज़ की अपन चर्चाएं और करते हैं ताकि जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए तो देखिए ये जो 7 रंगों की रंगीन पट्टिका थी इसे वर्णक्रम कहा था। अब आपके पास देखिए समझने के लिए मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ। एक फॉर्मूला अपन ने जान लिया था, कल परसों भी इसका जिक्र हुआ था, कोची का सूत्र। क्या लिखा था मैंने कोची का सूत्र? कि माध्यम के अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य के मध्य ये संबंध आया था। ध्यान रखना, म्यू इजिकल टू ए प्लस बी अपॉन में लैम्डा स्क्वायर। आगे भी और पावर आती है, उच्च घातों को नगण्य मान लेते हैं इसमें। तो म्यू इजिकल टू ए प्लस बी अपॉन में लैम्डा स्क्वायर। यहीं तक अपन जान लें ए और बी नियतांक होते हैं, लैम्डा प्रकाश की क्या है, तरंग दैर्ध्य है। इस फॉर्मूले से आपने क्या देखा, आप देखते हैं इस फॉर्मूले से कि जिस रंग के लिए लैम्डा अधिक होगी उस रंग के लिए म्यू का मान कम होगा, यानी कि अपवर्तनांक का मान कम होगा। लैम्डा अधिक तो म्यू कम, और अगर लैम्डा कम तो म्यू क्या होगा, अधिक होगा। फिर एक फॉर्मूला और आपने जाना है जो अपन डेरिवेशन कर चुके हैं, न्यूनतम विचलन कोण डेल एम इजिकल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। एक तो फॉर्मूला आपके पास ये आ गया जिसे अपन कोची का सूत्र कहते हैं। एक फॉर्मूला ये आपने डिराइव्ड किया ही था, डेल एम इजिकल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। इस फॉर्मूले से आप देख रहे हैं जिस रंग के लिए म्यू अधिक होगा उसके लिए विचलन भी क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि म्यू अधिक तो उसके लिए विचलन भी अधिक, और जिसके लिए म्यू कम तो उसके लिए विचलन भी क्या होगा, कम होगा। ये अपन ने यहाँ जान लिया है। अगर ये चीज़ अपन ने इधर इस कोने में जान ली है तो अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि लाल रंग की, देखिए इसी बेसिस पर बता रहा हूँ मैं, चूंकि रेड कलर यानी कि लैम्डा आर, रेड कलर की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है किससे, बैंगनी रंग से। लैम्डा वायोलेट से तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। तो देखिए इसलिए मैं क्या क्या कह सकता हूं कि अगर लाल रंग की तरंग दैर्ध्य रेड कलर के लिए लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि म्यू आर इज लेस देन म्यू वी हो जाएगा। यानी लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम हो जाएगा, जिस रंग के लिए लैम्डा अधिक होती है उसका अपवर्तनांक कम होता है। तो लाल रंग के लिए लैम्डा अधिक थी तो इसके लिए अपवर्तनांक कम हो गया, और जिसके लिए कम होगी उसके लिए क्या होगा, अधिक हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो अपन यो भी कह सकते हैं, अतः किस रंग का विचलन अधिकतम होगा, बैंगनी रंग का, और किसका न्यूनतम होगा, लाल रंग का। क्योंकि जिस रंग के लिए अपवर्तनांक कम होगा उसके लिए विचलन भी कम होगा, और अपवर्तनांक किसका कम है, लाल रंग का। तो लाल रंग का विचलन होगा न्यूनतम और बैंगनी रंग का विचलन क्या होगा, अधिकतम। तो देखें, अतः बैंगनी रंग के लिए विचलन, या इसे आप कह सकते हैं बंकन, अधिकतम
वे लाल रंग के लिए न्यूनतम। अतः बैंगनी रंग के लिए विचलन या बंकन अधिकतम वे लाल रंग के लिए न्यूनतम होगा। यानी मैं यूँ कह सकता हूँ सर्वाधिक विचलन वाला जो रंग होगा यहाँ वो होगा बैंगनी रंग। यहाँ इस सिरे पर ये होगा बैंगनी और सबसे कम वाला होगा रेड कलर। बाकी के और सभी जो रंग होंगे उनका क्रम होगा बैंगनी से लाल रंग की ओर। नीचे से ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे देखेंगे तो लाल से बैंगनी की ओर आ जाएगा। यानी सबसे अधिक जो विचलन होगा वो होगा वायोलेट कलर के लिए, बैंगनी रंग के लिए, और सबसे कम होगा लाल रंग के लिए। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अतः बैंगनी रंग के लिए विचलन अधिकतम वे लाल रंग के लिए क्या होगा, न्यूनतम होगा। यहाँ अपन ने देखा कि बैंगनी रंग के लिए विचलन अधिकतम है और लाल रंग के लिए न्यूनतम है। भाई यहाँ से विचलन देखेंगे तो बैंगनी रंग के विचलन और लाल रंग के विचलन का जो अंतर होगा इसे बोलेंगे अपन विचलन कोण के रूप में अपन इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। यानी बैंगनी रंग के लिए विचलन आ गया और लाल रंग के लिए विचलन आ गया, और फिर माध्य रंग अपन लेते हैं पीला रंग। इनके जो अनुपात अंतर लेकर के फिर उसका जो अनुपात लेंगे पीले रंग के साथ वो कहलाएगा विक्षेपण क्षमता। तो अब अपन पहले इसमें जान लें परिक्षेपण कोण या विक्षेपण कोण क्या है। देखिए परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कोण, इसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन थीटा से। तो आपने देखा कि बैंगनी रंग के लिए विचलन अधिकतम है और लाल रंग के लिए विचलन न्यूनतम है। तो बैंगनी रंग के विचलन और लाल रंग के विचलन कोणों का जो अंतर होगा वो अंतर ही कहलाएगा परिक्षेपण कोण या वर्ण विक्षेपण कोण। तो देखिए होता क्या है परिक्षेपण कोण या वर्ण विक्षेपण कोण, यानी कि बैंगनी रंग के लिए विचलन, लाल रंग के लिए विचलन। तो देखो बैंगनी रंग का विचलन यहाँ से यहाँ तक, लाल रंग का विचलन यहाँ से यहाँ तक। इन दोनों का जो अंतर होगा बैंगनी रंग के विचलन का और लाल रंग के विचलन का, इस अंतर को ही कहेंगे परिक्षेपण कोण या वर्ण विक्षेपण कोण। तो देखो बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण, बैंगनी रंग के विचलन कोण को आप ले लीजिए, शो कर देते हैं डेल वी। वे लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल आर। भाई बैंगनी का हो गया मैक्सिमम विचलन और लाल रंग के लिए विचलन हो गया है न्यूनतम। तो मैंने क्या कहा बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण डेल वी वे लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल आर के अंतर को परिक्षेपण कोण या वर्ण विक्षेपण कोण थीटा कहते हैं। क्या कहा मैंने, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण डेल वी व लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल आर के अंतर को परिक्षेपण कोण या वर्ण विक्षेपण कोण थीटा कहते हैं। अतः परिक्षेपण कोण थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया है, डेल वी माइनस डेल आर। इन दोनों के विचलन कोणों का क्या आ गया है, अंतर। फिर देखिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। तो देखिए चूंकि
कि अगर आप इन दोनों की वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, डेल वी इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से ये आ जाएगी म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, क्योंकि डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक हो जाएगा म्यू वी, और प्रिज्म तो एक ही है, चाहे कोई सा भी रंग हो, इसलिए प्रिज्म कोण तो दोनों के लिए सेम रहेगा। तो डेल आर इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 ए। ये दोनों के रंगों के लिए समान क्यों है, क्योंकि प्रिज्म थोड़ी चेंज हो गया, प्रिज्म तो वही है। तो देखिएगा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डेल वी की वैल्यू हो जाएगी म्यू वी माइनस 1 ए माइनस म्यू आर माइनस 1 ए। अब इसी स्टेप को फिर आप आगे देखें, ए आपके पास कॉमन आ गया है, ए को आप कॉमन लेते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी म्यू वी माइनस 1 फिर माइनस, बाहर नेगेटिव का साइन है तो ये हो जाएगा म्यू आर प्लस 1, और ये ए आपने कॉमन लिया हुआ है ये। अब इसकी स्टेप्स बन जाएंगी। अब देखो, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करते हैं, -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ये आ गया है ए। ये आपके पास कोणीय विक्षेपण, इसे अपन क्या कह सकते हैं, कोणीय विक्षेपण या विक्षेपण कोण। तो देखिए मैंने क्या कहा, परिक्षेपण कोण या वर्ण विक्षेपण कोण, या इसे अपन क्या कह सकते हैं, कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण, यानी कोणीय विक्षेपण या परिक्षेपण कोण या वर्ण विक्षेपण कोण एक ही बात है। तो थीटा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर ए, अपनी बुक के अंदर इसको कोणीय विक्षेपण कहा हुआ है। तो ये अपने पास थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। फिर अब इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन इसी का पढ़ेंगे वो है विक्षेपण क्षमता, यानी कि ओमेगा। अब वो क्या है वो भी जानते हैं। देखो, अब अपन ले रहे हैं इसके अंदर विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता, इसे रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से। ये है क्या, देखो थीटा क्या था, कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण थीटा और माध्य रंग का जो विचलन कोण है इनके अनुपात को ही अपन कहेंगे विक्षेपण क्षमता, यानी उसकी शक्ति। तो देखिए, कोणीय विक्षेपण थीटा वे माध्य रंग कौन सा है, पीला, के विचलन कोण, यानी कि डेल वाई, वाई का मीन्स येलो कलर के लिए, के विचलन कोण डेल वाई के अनुपात को परिक्षेपण क्षमता या विक्षेपण क्षमता ओमेगा कहते हैं। अतः ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में डेल वाई। अतः ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन गया, थीटा अपॉन में डेल वाई। अब देखिए, अब इनकी वैल्यू देखिए, थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं पहले ही, ये आई थी म्यू वी माइनस म्यू आर ए।
फिर डेल वाई की वैल्यू क्या होगी, देखो आपने विचलन कोण पढ़ा हुआ है, डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो इसका मतलब पीले कलर के लिए क्या हो जाएगी, येलो कलर के लिए डेल वाई इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, बिल्कुल यही बनेगी इक्वेशन। तो अब देखिए डेल वाई की वैल्यू क्या लेंगे आप, म्यू वाई माइनस 1 और ये ए से ए कैंसिल, यानी कि प्रिज्म कोण कैंसिल हो गया है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वाई माइनस 1। ये आपके पास विक्षेपण या परिक्षेपण क्षमता का सूत्र आपके पास आ गया है। इस फॉर्मूले से क्या स्पष्ट हो रहा है वो देखिएगा। इस फॉर्मूले से ये चीज स्पष्ट हो रही है कि परिक्षेपण क्षमता या विक्षेपण जो क्षमता होती है वो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो कि अलग रंगों के लिए है उस पर निर्भर कर रही है, न कि प्रिज्म कोण पर। अर्थात परिक्षेपण क्षमता या विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के पदार्थ का गुण है, न कि प्रिज्म का। क्योंकि प्रिज्म का गुण होता तो इसमें प्रिज्म कोण आता, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, म्यू आ रहा है, यानी प्रिज्म के पदार्थ का गुण है। तो यूँ कह सकते हैं अतः स्पष्ट है कि प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है। अतः स्पष्ट है कि प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है, न कि प्रिज्म पर। अर्थात विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के पदार्थ का गुण है। प्रिज्म के पदार्थ का गुण है, न कि प्रिज्म का, न कि प्रिज्म का। तो देखिए ये चीज अपने पास क्लियर हो गई। तो ये अपन ने इसके फॉर्मूले निकाल लिए हैं कि विक्षेपण क्षमता का सूत्र क्या है और कोणीय विक्षेपण क्या है। तो देखिए आपने कोणीय विक्षेपण थीटा इज इक्वल टू क्या देखा था, याद करें, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। बिल्कुल यही फॉर्मूला था, ये रहा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। और विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला क्या आया है, वो ये आया है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वाई माइनस 1। ये दो आपके पास फॉर्मूले आ गए हैं। अब अपन इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन अपने इस पर आधारित पाठ्य पुस्तक में अनसोल्ड क्वेश्चन दे रखा है और दो सोल्ड एग्जाम्पल दे रखे हैं। जो एक क्वेश्चन दे रखा है वो पीछे अनसोल्ड जो क्वेश्चन है सेम उसी की कॉपी है, सेम एक जैसा क्वेश्चन है। तो अपन एक क्वेश्चन को सोल्व कर लें तो दोनों क्वेश्चन अपने लिए सोल्व हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, लेकिन एक बात फिर ध्यान दें, अपन ने इसके अंदर जिस फॉर्मूले का उपयोग किया है न्यूनतम विचलन कोण, डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये फॉर्मूला कब आता है, जब प्रिज्म कैसा था, पतला यानी कि पतले प्रिज्म के लिए अपन ने फॉर्मूला निकाला था। तो इसका मतलब जो प्रिज्म कोण होंगे इस पर आधारित क्वेश्चनों में वो 10 डिग्री से हमेशा क्या होंगे, कम होंगे। ये इसकी पहचान है। इसके लिए अपन जब भी कोण 10 डिग्री से कम होगा तो प्रिज्म फॉर्मूले का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हीं फॉर्मूले से वो क्वेश्चन सोल्व होंगे। जैसा कि पिछला अपन ने जो प्रिज्म फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व किया था, अपन ने उसमें इस बात का ध्यान रखा कि वहाँ एंगल 60 डिग्री था, 60 डिग्री था। इसका मतलब वो पतला प्रिज्म नहीं है।
अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक है 1.58। प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक 1.58 ये दिया हुआ है। अपवर्तनांक कोई मात्रक होता नहीं क्योंकि लाल बैंगनी हर रंग के लिए अपवर्तनांक अलग है। और नीले रंग के लिए अपवर्तनांक दिया हुआ है म्यू बी, बी यानी ब्लू। बैंगनी की जगह इन्होंने कौन सा दे दिया, कॉर्नर वाला रंग ब्लू। तो ब्लू कलर के लिए आपको जो अपवर्तनांक दिया हुआ है वो है 1.60। ये अपन को अपवर्तनांक दिया हुआ है। यदि प्रिज्म कोण 2 डिग्री है यानी a बराबर 2 डिग्री, देखें 10 डिग्री से कमी है, तो ये पूछ रहे हैं रंगों का विचलन। एक तो आपको इसमें ज्ञात करना है रंगों का विचलन, यानी हर रंग के लिए विचलन निकालना है, और प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण। तो अपन क्वेश्चन को लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक प्रिज्म के पदार्थ का, ये तो आपको पता है हर रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होगा, अलग अलग होगा। एक प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए, एक प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक 1.58 एवं नीले रंग के एक प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक 1.58 एवं नीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक 1.60 है, 1.60 है। यदि प्रिज्म कोण 2 डिग्री हो तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है देखिएगा। नंबर फर्स्ट, पहले क्वेश्चन में ज्ञात करवाई जा रही है राशि। नंबर फर्स्ट, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण तो ज्ञात करेंगे, लेकिन हर रंग के लिए आपको क्या ज्ञात करना है, विचलन। तो ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट, प्रत्येक रंग के लिए विचलन। एक तो अपन को ये ज्ञात करना है। नंबर सेकंड, क्या ज्ञात करना है कि रंग के लिए, प्रत्येक रंग के लिए विचलन। देखो प्रत्येक रंग से मतलब कौन से 2 रंग हैं अपने पास, लाल और नीला, तो इन दोनों ही रंगों के लिए विचलन ज्ञात करेंगे। और नंबर सेकंड पूछ रहे हैं ये प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण। बिल्कुल, कोणीय विक्षेपण का मतलब जान गए, यानी आपको क्या ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। क्या दिया हुआ है, प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक यानी कि म्यू आर इज इक्वल टू 1.58 और नीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक बैंगनी की जगह नीला दे दिया है, तो म्यू बी इज इक्वल टू 1.60। प्रिज्म कोण ए आपको दिया हुआ है 2 डिग्री। क्वेश्चन के सारे डाटा अपन ने लिख लिए हैं। अब इनको देखिए। नंबर फर्स्ट, प्रत्येक रंग के लिए विचलन। तो पहले अपन बात करें रेड कलर के लिए, तो डेल आर इज इक्वल टू म्यू आर -1 इंटू ए। तो पहले तो इसको देखें, म्यू आर की वैल्यू दी हुई है 1.58 -1, ए की वैल्यू क्या है 2 डिग्री। तो डेल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.58।
-1 यानी कि 0.58 इंटू 2 डिग्री 0.58। अब इसको डबल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1.16 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि लाल रंग के लिए विचलन कोण होगा 1.16 डिग्री। फिर ब्लू कलर के लिए देखेंगे डेल बी, तो डेल बी हो जाएगा म्यू बी -1 इंटू ए। म्यू बी कितना है आपको क्वेश्चन में 1.60 -1, ए की वैल्यू है 2 डिग्री। अब आगे देखिएगा 1.60 -1 यानी 0.60 इंटू 2 डिग्री इंटू 2 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 1.20 डिग्री, यानी कि बैंगनी ये नीले रंग के प्रकाश के लिए विचलन हो गया 1.20 डिग्री। फिर नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण। तो देखो कोणीय विक्षेपण थीटा ज्ञात करना है, तो आपको पता है औने कोने के जो रंग दिए गए हैं इस क्वेश्चन में और छोर वाले रंग दिए हैं अपन को क्वेश्चन में, वो है लाल और नीला, यानी बैंगनी के स्थान पर नीला दिया है तो अपन नीले के रूप में डिफरेंस देखेंगे। तो देखिए थीटा इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा बी माइनस लैम्डा आर, क्योंकि ये नीले रंग के लिए विचलन सबसे अधिक और लाल के लिए सबसे कम होगा। देखिए आप क्वेश्चन वैल्यू भी देख सकते हैं, लाल रंग के लिए 1.16 आ रहा है जबकि ये 1.20 आ रहा है, तो इनका डिफरेंस देख लीजिए, आंसर आ जाएगा डेल बी, ये आपके पास है 1.20 डिग्री माइनस 1.16 डिग्री, डिफरेंस देखिएगा 0.04 डिग्री। ये अपने पास कोणीय विक्षेपण आ गया। अगर ये विक्षेपण क्षमता पूछें तो आपको पीले रंग का भी विचलन आपको इसमें दिया हुआ होगा या उसका अपवर्तनांक दिया गया होगा। तो ये अपन ने जो कंटेंट्स जान लिए हैं, प्रिज्म वाला जो टॉपिक है वो अपने पास यहाँ कंप्लीट होता है। तो इसमें अपन ने क्या क्या जाना, देखो सबसे पहले अपन ने जाना कि प्रिज्म है क्या, प्रिज्म के अपवर्तन किस प्रकार हो रहा है, प्रिज्म संबंधी परिभाषाएं पढ़ने के बाद प्रिज्म से अपवर्तन के लिए आपने डेरिवेशन को व्युत्पन्न किया। उस डेरिवेशन में प्रिज्म सूत्र आया म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन में साइन ए बाई 2। फिर आपने उसे पतले प्रिज्म के लिए डिराइव किया तो आपके पास आया डेल एम इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए। इस फॉर्मूले पर, इन फॉर्मूलों पर आधारित अपन ने आंकिक प्रश्न सोल्व किए जो अपनी पाठ्य पुस्तक में थी, जो करीब 5 क्वेश्चन हो गए होंगे। उन क्वेश्चनों को अपन ने सोल्व किया, अच्छे क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर अपन ने जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण होता क्या है। वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण की क्रिया को समझने के पश्चात फिर अपन ने इसमें 2 छोटे छोटे से फॉर्मूले भी जाने। एक तो था कोणीय विक्षेपण का फॉर्मूला, ये आपने पढ़ा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा विक्षेपण क्षमता का। ये 2 फॉर्मूले अपन ने इसमें जान लिए थे और फिर इस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न जो था पुस्तक का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोल्ड एग्जाम्पल, वो अपन ने सोल्व कर लिया। अब अपन इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए अपन ने इसमें प्रिज्म और प्रिज्म से संबंधित बातें कर ली थी, उस पर आधारित क्वेश्चनों को भी सोल्व कर लिया था। अब नेक्स्ट जो कंटेंट्स अपन जानेंगे वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या? प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखरना। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ जैसे वायुमंडल के कणों पर आपतित होती है तो वह किसी एक निश्चित दिशा में ना जाकर, परावर्तन के पश्चात किसी निश्चित दिशा में ना जाकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। मैंने क्या बताया? जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ जैसे वायुमंडल के कणों पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर के किसी निश्चित दिशा में नहीं जाकर
विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए रेले नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा या उसकी जो तीव्रता होती है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता या उसकी मात्रा, प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि जिस रंग की तरंग दैर्ध्य छोटी है यानी लघु तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा। तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है तो इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। उसके बाद नीला रंग आ जाएगा और सबसे कम बात करें तो लाल रंग, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है तो इसके प्रकीर्णन की मात्रा क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। फिर रेले ने एक बात और कही, प्रकीर्णन होने के लिए इस तरंग दैर्ध्य वाले कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और उन्होंने कहा कि जो तरंग दैर्ध्य है प्रकाश की उसका आकार उस जिस कण के द्वारा प्रकीर्णन हो रहा है उस कण के आकार से छोटा होना चाहिए। अगर उससे अधिक है तो ऐसी स्थिति में प्रकीर्णन नहीं होगा, यानी कि सारे ही प्रकाश समान रूप से होंगे। तो अब इसको अपन लिख लेते हैं। तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ जैसे वायुमंडल के कणों पर आपतित होती है जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ जैसे वायुमंडल के कणों पर आपतित होती है तो वह किसी निश्चित दिशा में परावर्तित, यानी उससे टकराने के बाद तो वह किसी निश्चित दिशा में परावर्तित न होकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। यही घटना क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहा मैंने, जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ जैसे वायुमंडल के कणों पर आपतित होती है तो वे किसी निश्चित दिशा में परावर्तित न होकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी प्रकीर्णन का तात्पर्य हो गया बिखरना। प्रकाश की यही घटना है प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर देखिए रेले, ये साइंटिस्ट नेम है। रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता यानी कि प्रकाश की मात्रा, रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता या मात्रा
उसकी तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात देखिए रेले ने इसके लिए क्या कहा, साइंटिस्ट नेम है रेले, के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता या मात्रा उसकी तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अगर मैं तीव्रता को I से रिप्रेजेंट करता हूँ तो I इज प्रोपोर्शनल 1 लैम्डा की पावर 4। पावर 4 है यानी बहुत बड़ी निर्भरता है। इस फॉर्मूले से अपन देख सकते हैं कि जिस रंग के लिए लैम्डा अधिक होगी उसके लिए प्रकीर्णन कम होगा और जिसके लिए लैम्डा कम होगी उसके लिए प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। जिसके लिए लैम्डा अधिक होगी उसके लिए तो प्रकीर्णन कम होगा और जिसके लिए लैम्डा कम है उसके लिए ज़्यादा और जिसके लिए ज़्यादा है उसके लिए कम होगा। यानी यूँ कह सकते हैं जिस रंग के लिए लैम्डा अधिक होगी उसके लिए प्रकीर्णन कम होगा और जिस रंग के लिए लैम्डा कम होगी उसके लिए प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। अर्थात छोटी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन तो क्या होगा, ज़्यादा होगा और बड़ी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा। यानी अपन इसको यूँ लिख सकते हैं तो देखिए आपने क्या कहा, व्युत्क्रमानुपाती होती है अर्थात I इज प्रोपोर्शनल लैम्डा की पावर 4। इसे ही रेले प्रकीर्णन कहते हैं। इसे ही रेले प्रकीर्णन कहते हैं। अतः छोटी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक वे बड़ी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अतः छोटी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक वे बड़ी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा। क्या कहा मैंने, अतः छोटी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक वे बड़ी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा। इसीलिए बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक एवं लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होगा। तो देखिए अपन ने क्या जाना कि प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ जैसे वायुमंडल के कणों पर आपतित होती है तो वह किसी निश्चित दिशा में परावर्तित नहीं होकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि विभिन्न दिशाओं में प्रकाश का विस्तृत हो जाना, विभिन्न दिशाओं में प्रकाश का विस्तृत हो जाना, बिखर जाना, यही घटना क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। रेले नामक साइंटिस्ट ने इसके लिए कहा कि प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है या मात्रा है उसकी तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है अर्थात I इज प्रोपोर्शनल 1 लैम्डा की पावर 4। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उन्होंने बता दिया और इसी को कहा गया रेले प्रकीर्णन। फिर इसमें इसी कॉन्सेप्ट पर अपन ने क्या जाना, अतः छोटी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक वे बड़ी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा, क्योंकि जिसके लिए लैम्डा ज़्यादा होगी
उसका प्रकीर्णन होगा कम, और जिसके लिए लैम्डा कम होगी उसके लिए प्रकीर्णन होगा ज़्यादा। यही कारण है कि बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन तो क्या होगा, सर्वाधिक, क्योंकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य है सबसे कम, एवं लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होगा न्यूनतम, क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य है सबसे ज़्यादा। एक छोटा सा क्वेश्चन और अपन यहाँ बना सकते हैं, वो क्वेश्चन ये बन जाता है कि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन लाल रंग के प्रकीर्णन की तुलना में कितना गुना होगा। तो देखिए अपन पढ़ते हैं कि बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम है, 3800, और लाल रंग की होती है 7800 एंगस्ट्रॉम लगभग। यानी 3800 एंगस्ट्रॉम को मैं लगभग कह दूं कि 4000 एंगस्ट्रॉम है, अप्रॉक्स वैल्यू अपन ले लें तो 4000 एंगस्ट्रॉम, और लाल रंग के प्रकाश की जो 7800 एंगस्ट्रॉम है वो अप्रॉक्स हो जाए 8000। यानी कि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग के तरंगदैर्ध्य से लगभग 2 गुनी हो गई। बैंगनी रंग की अपन ने क्या ले ली, 4000, और लाल रंग की ले ली है 8000, तो लगभग क्या हो गई, 2 गुनी। तो 2 के ऊपर पावर 4 लगाइए आप, कितनी हो गई, 16। यानी कि लाल रंग और बैंगनी रंग के अगर प्रकीर्णन की बात करें तो ये 16 गुने का फर्क आ गया। चलो इसको भी अपन नोट कर लेते हैं।